नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, वर्तमान में हमारा देश एक कोरोना महामारी जैसी वैश्विक बीमारी से गुजर रहा है। इस महामारी से बचने के लिए हम खुद का और अपने परिवार का ध्यान रखें। मित्रों, इसके साथ अपनी पढ़ाई के साथ भी हम किसी प्रकार का समझौता नहीं कर सकते। इसके लिए लक्ष्य कोचिंग क्लासेस ने ऑफलाइन क्लासों को एक बार बंद करके ऑनलाइन क्लासेस देने का निर्णय लिया है। इसी में मैं सुरेंद्र शरण आज एक नई क्लास शुरू करने जा रहा हूं। मित्रों, आज हमारी क्लास है वो है राज व्यवस्था की। दोस्तों, राज व्यवस्था है वो एक पॉलिटिकल साइंस का एक पार्ट है। राजनीति विज्ञान अनंत है, लेकिन जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से जो अधिकतर जो पूछा जाता है वो राज व्यवस्था के बारे में पूछा जाता है, यानी भारतीय संविधान के बारे में पूछा जाता है। इस राज व्यवस्था में मित्रों सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा संविधान सभा। क्या होगा? संविधान सभा। अब ये संविधान सभा क्या है, इसने क्या किया था, इसके कौन कौन इसके सदस्य थे, इसकी रूपरेखा किसने तैयार की, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। मित्रों, राज व्यवस्था का मीनिंग हमें पता है। राज करने की ऐसी व्यवस्था जिसमें नियम कानून हो, और जो नियम कानून बनाए गए थे उसमें किसने क्या क्या योगदान दिया था, इसके बारे में भी हम अध्ययन करने वाले हैं। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज अपनी क्लास का पहला टॉपिक, संविधान सभा। एक और लक्ष्य कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए, ताकि और भी हमारे मित्र गण हैं, जो भी हमारे दोस्त हैं, जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा देख सकें और लाभ उठा सकें। तो शुरू करते हैं संविधान सभा। दोस्तों, भारत पर शासन है वो 3 तरीके से हुआ है। 3 तरीके से कैसे? भारत के शासन को 3 भागों में यदि बांटे हैं तो ये है। पहला जो शासन था वो था 1773 से लेकर 1858 तक। किसने किया? ये किया था जो ब्रिटेन की कंपनी थी, ईस्ट इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी। अब बात आती है दूसरे की, तो 1858 से लेकर 1950 तक जो शासन था वो था ब्रिटिश महारानी का। किसका था? ब्रिटिश महारानी का। तीसरा है हमारा भारतीय संविधान, जो 26 जनवरी 1950 से शुरू हुआ, जो वर्तमान में चला आ रहा है। बात करते हैं हम यहां की और यहां की और यहां की। 1773 से 1858 ईस्ट इंडियन कंपनी। दोस्तों, अंग्रेजों का कोई उद्देश्य नहीं था शासन करने का। उनका एकमात्र उद्देश्य था व्यापार करना, हित कमाना, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना और अपने देश में ले जाना। इसलिए उन्होंने नियम और कानून बनाए थे 1773 से लेकर 1858 तक। इसी दौरान एकमात्र उद्देश्य जहां होता है वहां पर जनता के साथ अत्याचार होता है, उनका शोषण होता है। और यही शोषण, यही अत्याचार एक जन क्रांति के रूप में फूटा था। और हमें पता है यह क्रांति कौन सी हुई थी? 1857 की क्रांति। इसके बाद में 1857 की क्रांति के बाद में ब्रिटिश सरकार ने यह सोचा कि ऐसी क्रांति दोबारा ना हो, इसके लिए ईस्ट इंडियन कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। अब जो नया कानून और नियम जो बनाए गए वो बनाए गए थे महारानी के द्वारा। किसके द्वारा? ब्रिटिश महारानी के द्वारा। तो 26 जनवरी 1950 तक जो शासन व्यवस्था भारत में चली थी वो किन नियमों के आधार पर चली थी, या किसके द्वारा बनाए गए नियमों पर चली थी? वो ब्रिटिश महारानी के नियमों पर चली थी। उसके बाद में हमारा आता है संविधान, जो 26 जनवरी 1950 से शुरू। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए भारतीयों ने क्या किया, ये संविधान बनाया किसने, कैसी कैसी समस्याएं आई, इनके बारे में अपने आज पढ़ते हैं। और इसके बारे में पढ़ने के लिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा। मित्रों, संविधान सभा का जो उद्देश्य था वो क्या था? संविधान सभा या संविधान के बारे में सबसे पहले चर्चा किसने की?
तो मित्रों, संविधान के बारे में यदि बात करें, ये जो संविधान शब्द दिया है सबसे पहले दिया था एक ब्रिटिश नागरिक था, हेनरी मैन। कौन था? हेनरी मैन। क्या शब्द दिया? संविधान शब्द दिया। लेकिन भारतीयों में सबसे पहले संविधान सभा पर चर्चा किसने की? बात करें औपचारिक रूप से, औपचारिक रूप से जब किसी ने संविधान सभा की जरूरत महसूस की थी, वो थे एम.एन. रॉय। कौन थे? एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, जिसने औपचारिक रूप से सबसे पहले भारत के लिए संविधान की आवश्यकता महसूस की। और यदि एम.एन. रॉय से ज्यादा हम पढ़ें तो एम.एन. रॉय वही व्यक्ति थे जिन्होंने किसकी स्थापना की थी? माकपा की, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में की थी। इन्होंने सबसे पहले औपचारिक रूप से संविधान सभा की आवश्यकता महसूस की। लेकिन ये तो 1925 में की। इससे पहले भी भारत में संविधान की मांग उठने लगी और भारतीय कहने लगे कि हमारा खुद का भी संविधान होना चाहिए। और बात करें संविधान के नींव की, तो सबसे पहले संविधान की नींव माना जाता है स्वराज विधेयक को। किसको माना जाता है? स्वराज विधेयक। अब ये स्वराज विधेयक क्या था? मित्रों, 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने एक विधेयक पेश किया था। इस विधेयक में संविधान के सिद्धांतों का उल्लेख था। स्वराज यानी हमारा जो खुद का राज होगा, उसके नियम और कानूनों का उल्लेख था। किसमें? स्वराज विधेयक में। कब दिए थे? 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने। अब बात करें इस स्वराज से, तो ये स्वराज शब्द सबसे पहले किसने दिया था? ये दिया था दयानंद सरस्वती ने। किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। मित्रों, स्वराज की मांग कांग्रेस ने भी की थी। और स्वराज की मांग कांग्रेस ने जो की थी, वो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नारोजी ने की थी। तो देखते हैं, स्वराज विधेयक 1895 बाल गंगाधर तिलक ने की। बात करें स्वराज से, तो स्वराज सबसे पहले दयानंद सरस्वती ने दिया। और कांग्रेस ने भी स्वराज की मांग की थी। कब की थी? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नारोजी ने। उसके बाद में यदि अपने और स्वराज से देखें, तो स्वराज पर और भी बहुत काम हुआ है। मित्रों, में एक भारत के विद्वान थे बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने स्वराज पर एक नारा भी दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। बात करें इस नारे की, तो ये स्वराज पर जो नारा दिया था, ये दिया था किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। ये सभी को पता है। लेकिन ये दिया किस अधिवेशन में था? ये 1916 के लखनऊ अधिवेशन में नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक। 1916 का लखनऊ अधिवेशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कारण क्या है कि कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए हैं, उनमें सबसे बड़ा, संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा अधिवेशन था, वो कौन सा है? लखनऊ अधिवेशन है। खास बात यह है कि हम पढ़ते हैं कि 1907 के सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल के रूप में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। और यही नरम दल और गरम दल के मध्य समझौता भी किस अधिवेशन में हुआ है? लखनऊ अधिवेशन में हुआ। मित्रों, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य वैचारिक मतभेद थे। इन वैचारिक मतभेदों को बुलाकर एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक इसी 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता हुआ था। इसलिए कह सकते हैं कि संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा अधिवेशन कौन सा है? लखनऊ अधिवेशन 1916 का। इसी अधिवेशन में स्वराज पर नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। खास बात यह है कि इस लखनऊ अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी, वो की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार। यदि हम और स्वराज से बात करें,
तो मित्रों, हमें पता है कि 1922 में एक गांधी जी ने आंदोलन छेड़ा था, असहयोग आंदोलन। इसी असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने स्थगित कर दिया था। दूसरा, इसे कई सदस्य नाराज हो गए थे। एक और, गांधी जी की एक नीति थी कि कांग्रेस का कोई भी सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन कई ऐसे भी सदस्य थे जो कांग्रेस के सदस्य थे जो कांग्रेस से चुनाव लड़ना चाहते थे। पहली बात, एक तो असहयोग आंदोलन बिना किसी जांच परख के इसको स्थगित कर दिया। दूसरा, कांग्रेस के सदस्य चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन गांधी जी नहीं चाहते थे कि कांग्रेस का सदस्य कोई चुनाव लड़े। इसके लिए एक पार्टी का गठन हो गया था। कौन सी पार्टी? स्वराज पार्टी 1923। क्या था? मोतीलाल नेहरू और CR दास, चित्तरंजन दास ने मिलकर एक नई पार्टी का गठन किया, स्वराज पार्टी 1923। खास बात, CR दास की 1925 में मृत्यु हो गई थी। इसी के साथ स्वराज पार्टी का क्या हो गया था? अंत हो गया था। और यदि हमें और स्वराज से बात करें तो मित्रों, एक है पूर्ण स्वराज। क्या है? पूर्ण स्वराज। इस पूर्ण स्वराज की मांग 1929 के लाहौर अधिवेशन में किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस पूर्ण स्वराज की मांग को पूरा करने के लिए 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट के किनारे एक दिवस बनाया गया था। कौन सा दिवस? स्वराज दिवस। क्या बनाया गया था? स्वराज दिवस। दोबारा देखिए आप, हम बात कर रहे हैं स्वराज विधेयक की, तो 1895 में स्वराज विधेयक पेश किया था बाल गंगाधर तिलक ने। इसी स्वराज विधेयक को भारतीय संविधान की नींव कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी में सिद्धांतों का उल्लेख था, कुछ नियमों का उल्लेख था। और यदि हम और स्वराज से बात करें तो हमने ये पढ़ा कि स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले दयानंद सरस्वती ने किया। यदि और स्वराज से बात करें तो कांग्रेस ने भी स्वराज की मांग की थी, और कांग्रेस ने जिस अधिवेशन में सबसे पहले स्वराज की मांग की थी वो था कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। इस अधिवेशन में दादा भाई नारोजी ने स्वराज की मांग की। 1916 का लखनऊ अधिवेशन, जो कांग्रेस का संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा अधिवेशन था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की। इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज पर नारा दिया। इसी अधिवेशन में नरम दल व गरम दल के मध्य समझौता हुआ। इसी अधिवेशन में कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ। स्वराज से बात करें तो एक स्वराज पार्टी भी थी, जिसका गठन 1923 में मोतीलाल नेहरू और CR दास ने किया था। कारण ये थे कि असहयोग आंदोलन से वो निराश थे। असहयोग आंदोलन गांधी जी के स्थगित करने से वो नाराज थे। दूसरा, ये सदस्य चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन गांधी जी ये नहीं चाहते थे कि कांग्रेस का कोई सदस्य क्या लड़े? चुनाव लड़े। 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले किसकी मांग की थी? पूर्ण स्वराज की मांग की। स्वराज नहीं, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें पूरा का पूरा राज चाहिए, हमारे खुद का संविधान चाहिए। ये मांग की थी किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। इसी मांग को पूरा करने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के किनारे भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस, पहली बार ध्वजारोहण 26 जनवरी 1930 को बनाया गया। मित्रों, हमारा संविधान बनकर 26 नवंबर 1949 को पूरा हो गया था, लेकिन लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। कारण यही था कि इस दिन को याद करने के लिए, इस स्वराज दिवस को याद करने के लिए हमारा संविधान लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को किया गया था। इस स्वराज में संविधान की मांग बढ़ने लगी, और इस संविधान पर चर्चा करते हुए सबसे पहले लिखित रूप से यदि किसी ने कहा था कि भारत का संविधान होना चाहिए, तो ये सबसे पहले कहा था गांधी जी ने। किसने कहा था? गांधी जी ने। 1922 में एक आंदोलन चल रहा था, असहयोग आंदोलन। इसी असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कहा था कि हाँ, हमारा संविधान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संविधान होना चाहिए। ये बात किसने कही थी? 1922 में गांधी जी ने।
क्या इतना ही कहा था? संविधान की मांग को आगे बढ़ाते हुए असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने सबसे पहले संविधान की लिखित रूप से मांग की थी और गांधी जी ने कहा था कि जो भारत का संविधान होगा वो भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। किसकी इच्छा अनुसार होगा? भारतीयों की, उसमें अंग्रेजों की कुछ नहीं चलेगी। किसके अनुसार होगा? भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। दूसरी बात, ये बात तो कह दी गांधी जी ने कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, लेकिन उसे बनाएगा कौन? ये बात कही थी मोतीलाल नेहरू ने। किसने कही थी? मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू ने कहा कि जो भारत का संविधान होगा उसका निर्माण भी भारतीय खुद करेंगे। कौन करेंगे? खुद करेंगे। कब कहा था? 1924 में कहा था। अब मोतीलाल नेहरू ने कह तो दिया कि भारतीय संविधान का निर्माण है वो भारतीय खुद करेंगे, लेकिन करेंगे कैसे? अब इस बात को मूर्त रूप देने के लिए मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट पेश की थी और आप जानते हैं इस रिपोर्ट को जाना जाता है किस नाम से? नेहरू रिपोर्ट। 1928। बात करें नेहरू रिपोर्ट का उद्देश्य क्या था? नेहरू रिपोर्ट का उद्देश्य था संविधान का ढांचा तैयार करना, यानी कह सकते हैं संविधान को एक मॉडल देना, यानी संविधान का एक प्रारूप तैयार करना, उसका ड्राफ्ट तैयार करना। यह उद्देश्य था नेहरू रिपोर्ट का। इस नेहरू रिपोर्ट में 7 सदस्य थे, लेकिन इसका अध्यक्ष था वो मोतीलाल नेहरू था। मित्रों, हम ये भी पढ़ते हैं, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कि किसको भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है? किसको कहा जाता है? नेहरू रिपोर्ट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नेहरू रिपोर्ट को ब्लूप्रिंट यानी कार्बन कॉपी कहा जाता है। किसको? नेहरू रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? ब्लूप्रिंट कहा जाता है। अब ये ब्लूप्रिंट कहा किसने था? तो ये ब्लूप्रिंट कहा था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। किसने कहा था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू रिपोर्ट को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा। बात करें श्यामा प्रसाद मुखर्जी से, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक अंतरिम सरकार का गठन भी होगा। इसी अंतरिम सरकार में जो वित्त मंत्री का काम सौंपा गया था वो किसे सौंपा गया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। यदि किसी कैबिनेट ने सबसे पहले इस्तीफा दिया है, किसी कैबिनेट मंत्री ने इस्तीफा दिया है, वो व्यक्ति कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बात करें, इन्होंने एक संगठन बनाया था 1951 में, भारतीय जनसंघ। क्या बनाया था? भारतीय जनसंघ। जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी है उसका आधार भी किसको माना जाता है? भारतीय जनसंघ को माना जाता है। मित्रों, भारत के एक प्रधानमंत्री भी हुए हैं, अटल बिहारी जी। वाजपेयी, जिन्होंने भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष के रूप में काम किया था 1968 में। तो मित्रों, 1968 में अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष के रूप में काम किया। इस भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने नेहरू रिपोर्ट को संविधान का क्या कहा था? ब्लूप्रिंट कहा था। ये नेहरू रिपोर्ट 1928 में पेश की गई। उद्देश्य था वो संविधान का ढांचा तैयार करना, मॉडल या प्रारूप देना। अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। इसके बाद में संविधान की मांग उठती गई और 1931 के कराची अधिवेशन में, किस अधिवेशन में? 1931 के कराची अधिवेशन में सरदार पटेल ने भारतीयों के लिए किसकी मांग की थी? मूल अधिकारों की मांग की थी। किनकी मांग की थी? मूल अधिकारों की। उसके बाद में देखिए 1930, 1931, 1932 में गोलमेज सम्मेलन हुआ और इन्हीं गोलमेज सम्मेलनों के आधार पर एक श्वेत पत्र जारी किया गया था। इसे हम कहते हैं भारतीय संविधान का आधार, यानी भारत शासन अधिनियम 1935। इसी शासन अधिनियम में संविधान सभा के बारे में, संविधान के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई थी। चर्चा ना होने के कारण भारतीयों ने धीरे धीरे मांग उठाना शुरू कर दिया था
जन आक्रोश संविधान को लेकर बढ़ने लगा था। आते आते 1940 में इसी जन आक्रोश को शांत करने के लिए अंग्रेजों ने एक प्रस्ताव दिया था। उसको जाना जाता है किस नाम से? अगस्त प्रस्ताव। इस अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों ने लिखित रूप से ये नहीं कहा था कि हम संविधान का निर्माण कर दें, एक फॉर्मेलिटी के तौर पर कहा था ताकि भारतीय जनता शांत रहे। किस प्रस्ताव में? अगस्त प्रस्ताव। पूछा जाता है कब दिया गया था? तो 1940 में। अब बात करें कि लिखित रूप से अंग्रेजों ने कब कहा था कि हम संविधान का निर्माण करेंगे। ये बात कही थी 1942 में, यानी 1942 का जो क्रिप्स मिशन था, अध्यक्ष स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। 1942 में ये मिशन आया था और संविधान की जो भारतीय आवश्यकता महसूस कर रहे थे उसकी जांच के लिए आया था। साथ में द्वितीय विश्व युद्ध भी शुरू हो रहा था 1939 से 1945 तक। तो अंग्रेज ये नहीं चाहते थे कि भारतीय कोई ऐसी कोई क्रांति फैलाए। इस बात को शांत करने के लिए उन्होंने एक मिशन भेजा, नाम से जाना जाता है क्रिप्स मिशन। पहली बार लिखित रूप से कहा था कि हम भारत में संविधान सभा का गठन कर देंगे। किसका गठन कर देंगे? संविधान सभा का। दूसरा, संविधान सभा का गठन हम युद्ध समाप्ति के बाद करेंगे। कब करेंगे? युद्ध समाप्ति के। यानी अंग्रेजों ने यह बात तो स्वीकार कर ली थी क्रिप्स मिशन में कि हम भारत में संविधान सभा का गठन कर देंगे, लेकिन ये कभी नहीं कहा था कि हम संविधान सभा का गठन इस तारीख को करेंगे। इसी बात को लेकर गांधी जी ने इसे कहा था उत्तर दिनांकीय चेक। क्या कहा था? उत्तर दिनांकीय चेक, यानी पोस्ट डेटेड चेक कहा था। यानी चेक है लेकिन इस पर तारीख अंकित नहीं है। किस मिशन को कहा था? क्रिप्स मिशन को। साथ में अंग्रेजों ने इसमें एक शर्त लगा दी थी। शर्त ये थी कि हम संविधान सभा का गठन करेंगे, लेकिन करेंगे कब? युद्ध समाप्ति के बाद। दूसरा, जब भारतीय सेना हमारी मदद करेगी। ऐसी ब्लैकमेलिंग हो रही थी, इसलिए इसको अस्वीकार कर दिया था। क्रिप्स मिशन को स्वीकार नहीं किया था और अस्वीकार करते हुए गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था, यानी आगे की तारीख का चेक कहा था, उत्तर दिनांकीय चेक कहा था। अब बात करते हैं भारतीय संविधान सभा के नीम की, यानी कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946। अभी कैबिनेट मिशन क्या था? मित्रों, संविधान सभा का जो आधार माना जाता है, संविधान सभा को जिसने मंजूरी दी थी, वो ही क्या था? कैबिनेट मिशन। असल में क्या था कि ब्रिटेन में चुनाव हुए थे और ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली बने थे। इस क्लीमेंट एटली के कैबिनेट मंत्री थे, कैबिनेट मंत्रिमंडल के सदस्य थे। इन्हें कहा जाता है कौन सा मिशन? कैबिनेट मिशन। क्लीमेंट एटली के मंत्रिमंडल के 3 सदस्य थे, इसे क्या कहा जाता है? कैबिनेट मिशन। कौन कौन से थे? इसमें पहला था पैथिक लॉरेंस, एक था स्टैफोर्ड क्रिप्स, तीसरा था A.V. अलेक्जेंडर। इन 3 सदस्यों के समूह को क्या कहा गया? कैबिनेट मिशन। मंत्रिमंडलीय आयोग गठन था 24 मार्च 1950। 2 उद्देश्य थे। उद्देश्य इसलिए थे क्योंकि क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बनते समय 2 बातों की घोषणा की थी। 2 बातें कौन सी? पहली कि हम भारत में संविधान सभा का गठन करेंगे। दूसरा, हम भारत को 30 जून 1948 को क्या कर देंगे? स्वतंत्र कर देंगे। प्रश्न आता है कि भारत स्वतंत्र कब हुआ था? हम सीधा सा कहते हैं कि 15 अगस्त 1947, लेकिन पूछे कि क्लीमेंट एटली के अनुसार भारत कब स्वतंत्र होने वाला था, तो हमारा उत्तर होगा 30 जून 1948। तो 2 बातें थी, संविधान सभा का गठन करना, भारत स्वतंत्र होगा वो 30 जून 1948 होगा,
इन दोनों बातों की समीक्षा के लिए क्लीमेंट एटली ने एक 3 सदस्यीय आयोग भेजा था, यानी अपने मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों को भेजा था, 3 कैबिनेट मंत्रियों को भेजा था। इसे ही क्या कहा जाता है? कैबिनेट मिशन। सदस्य थे पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। इस कैबिनेट मिशन की जो अध्यक्षता की थी वो की थी पैथिक लॉरेंस। खास बात यही है कि कैबिनेट मिशन ने भारत में संविधान सभा को अंतिम मंजूरी दे दी, और संविधान सभा को अंतिम मंजूरी देते हुए कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा में 389 सदस्यों का प्रावधान रखा था। कितने सदस्यों का प्रावधान रखा? 389। इन 389 सदस्यों को 2 भागों में बांटा था। पहला भाग था वो था निर्वाचित सदस्य, दूसरा था मनोनीत सदस्य। तो निर्वाचित सदस्य थे वो 296 थे, मनोनीत थे वो 93 थे। मित्रों, जो निर्वाचित होंगे वो प्रांतीय सभा से होंगे। कहां से होंगे? प्रांतीय। और 4 सदस्य होंगे वो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से होंगे। कहने का मतलब यही है कि कुल सदस्य कितने निर्वाचित होंगे? 296। इन 296 सदस्यों में 292 सदस्य प्रांतीय सभा से होंगे। प्रांतीय सभा यानी उस समय भारत में जो 11 प्रांत थे, उन 11 प्रांतों की जो सभाएं थी वो कितने सदस्य निर्वाचित करेंगे? 212। 4 जो सदस्य होंगे वो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, जो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश की अवधारणा है, उसी प्रकार 4 क्षेत्र थे। 4 कौन कौन से? ए, बी, सी, डी। ए से यानी अजमेर मेरवाड़ा, बी से यानी बलूचिस्तान, सी से यानी कुर्ग, और डी से यानी दिल्ली। ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से, जहां से 4 सदस्य निर्वाचित होंगे। कुल कितने होंगे? 296। बात करें मनोनीत सदस्य की, तो ये मनोनीत सदस्य होंगे देशी रियासतों से, यानी यहां से राजशाही थी, राजतंत्र था, राजाओं का शासन था। ये राजा लोग 93 सदस्य मनोनीत करके भेज देंगे। कुल सदस्य कितने होंगे? 389। पूछते हैं निर्वाचित कितने? तो 296। 296 में प्रांतीय सभाओं से कितने? 292। कितने प्रांत? 11 प्रांत। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से कितने? 4। कौन कौन से? ए, बी, सी, डी, यानी अजमेर मेरवाड़ा, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। उसके बाद में संविधान सभा में यह भी प्रावधान किया गया था, कैबिनेट मिशन ने यह भी कहा था संविधान सभा के बारे में कि संविधान सभा के चुनाव कराए जाएंगे। लेकिन ये चुनाव कब कराए जाएंगे? स्पष्ट रूप से कहा गया कि जुलाई 1946 को संविधान सभा के चुनाव होंगे। चुनाव की 2 पत्तियां होती है, आप सबको पता है, एक प्रत्यक्ष, एक अप्रत्यक्ष। लेकिन जो संविधान सभा के चुनाव हुए थे वो अप्रत्यक्ष हुए थे। मित्रों, 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने एक मांग उठाई थी कि चुनाव है वो किसके आधार पर होने चाहिए? वयस्क मताधिकार के आधार पर होने चाहिए। किसके आधार पर होना चाहिए? वयस्क मताधिकार। वर्तमान में वयस्क मताधिकार की जो उम्र है वो 18 साल है। ये 18 साल 61वां संविधान संशोधन 1989 में राजीव गांधी सरकार में 21 साल से घटाकर कितना साल की गई थी? 18 साल। लेकिन सबसे पहले वयस्क मताधिकार की बात किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में। लेकिन संविधान सभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुए थे। किसके आधार पर हुए थे? अप्रत्यक्ष हुए थे। और ये अप्रत्यक्ष किसने किया था? जो प्रांतीय सभा के सदस्य निर्वाचित किए गए थे, उन्होंने 296 सदस्यों को क्या किया था? निर्वाचन किया था। चुनाव होने के बाद क्या स्थिति थी? संविधान सभा में चुनाव होने के बाद क्या स्थिति थी? तो देखिए, कांग्रेस को इन चुनाव में 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली।
कुछ छोटे दल थे, निर्दलीय भी थे, उनको कुल 15 सीटें मिली। तो ये स्थिति थी संविधान सभा के चुनाव के बाद, जुलाई 1946 के बाद 208, 73 और 15। मित्रों, संविधान सभा में जो महिलाएं निर्वाचित हुई थी वो कितनी हुई थी? 15 हुई थी। इन महिलाओं का जो नेतृत्व किया था वो किया था श्रीमती हंसा मेहता ने। किसने किया था? श्रीमती हंसा मेहता। एकमात्र मुस्लिम महिला थी इन 15 में, वो थी एजाज रसूल। कौन थी? एजाज रसूल। तो संविधान सभा 208 सीटें कांग्रेस को, मुस्लिम लीग को 73, अन्य को 15। मित्रों, यहां पर मुस्लिम लीग को बहुमत नहीं मिलता है, तो इसलिए उन्होंने कहा था कि हम संविधान सभा के नियंत्रण में काम नहीं करेंगे, हम संविधान सभा से अलग होकर काम करेंगे। हम संविधान सभा से अलग होकर कैसे काम करेंगे? प्रत्यक्ष काम करेंगे, सीधा काम करेंगे, संविधान सभा के नियंत्रण में काम नहीं करेंगे। इसलिए मुस्लिम लीग ने एक दिवस बनाया था, उसे जाना जाता है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। किसके नाम से? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। इसे सीधी कार्रवाई दिवस भी कहा जाता है। उसके बाद में संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। संविधान निर्माण में संविधान सभा का गठन हो गया। देखिए मित्रों, संविधान सभा के गठन के पीछे 2 उद्देश्य थे। संविधान सभा का जो पहला काम था वो था संविधान का निर्माण करना, संविधान का निर्माण करना। दूसरा, संविधान सभा किसके रूप में काम करेगी? संसद के रूप में काम करेगी। किसके रूप में काम करेगी? संसद के रूप में। कैसे? संविधान निर्माण का काम, जब संविधान सभा संविधान निर्माण का काम कर रही थी तब इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? जब संविधान सभा संसद के रूप में काम कर रही थी तो इसके अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। हमारा संविधान लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। हमारी जो संसद का गठन हुआ था वो 1952 में हुआ था, लेकिन हमारा जो पहला संविधान संशोधन है वो 1951 में हो गया था। तो ये जो पहला संविधान संशोधन किया था वो संविधान सभा ने संसद के रूप में काम करते हुए ही किया था, संसद के रूप में काम करते हुए किया था। उसके बाद में संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। देखिए, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में संविधान सभा की बैठकें शुरू होती। कहते हैं कि संविधान सभा की 161 बैठकें हुई है, 12 अधिवेशन हुए हैं, 4 वाचन हुए। यदि मुख्य तारीखों की बात करें तो पहली है 9 दिसंबर 1946, संविधान सभा की पहली बैठक। संविधान सभा की पहली बैठक में 211 सदस्यों ने भाग लिया। मुख्यतः जो हैदराबाद रियासत थी उसने संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार किया। एक अध्यक्ष के रूप में एक अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, सचिदानंद सिन्हा। सचिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो 9 दिसंबर 1946 प्रथम बैठक, 211 सदस्यों ने भाग लिया। देखिए, लगभग सभी रियासतों ने बहिष्कार किया था। मुस्लिम लीग ने भी पहली बैठक का बहिष्कार किया था, लेकिन जो सर्वाधिक बहिष्कार किया था वो हैदराबाद रियासत ने किया था। सचिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? क्योंकि ये सबसे वृद्ध सदस्य थे, सबसे बूढ़े सदस्य थे, वरिष्ठ सदस्य थे, इसलिए इनके नाम का प्रस्ताव JB कृपलानी साहब ने रखा। इसलिए संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष माने जाते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष माने जाते हैं कौन? सचिदानंद सिन्हा। मित्रों, 9 दिसंबर को भ्रष्टाचार मुक्ति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। किसके रूप में मनाया जाता है? भ्रष्टाचार मुक्ति दिवस। आगे दूसरी बैठक शुरू होती है। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो बिहार से निर्वाचित हुए थे। संविधान सभा में कहां से निर्वाचित हुए थे? बिहार से निर्वाचित हुए।
देखिए, संविधान सभा के उपाध्यक्ष भी बनाए गए थे, और संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष थे वो थे H.C. मुखर्जी, यानी हरेंद्र कुमार मुखर्जी, और एक थे टी कृष्णमाचारी। टी कृष्णमाचारी यानी संविधान सभा के दो उपाध्यक्ष थे, एक तो H.C. मुखर्जी और एक टी कृष्णमाचारी। तो 11 दिसंबर को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया। जवाहरलाल नेहरू ने इनके नाम का प्रस्ताव रखा, और संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा जब संसद के रूप में काम कर रही थी, तब इसके अध्यक्ष जी.बी. मावलकर, गणेश वासुदेव मावलकर, इसलिए इनको कहा जाता है संसद का जनक। लेकिन जब संविधान सभा विधायी काम कर रही थी, तो क्या था, संविधान निर्माण का काम कर रही थी, तो इसका अध्यक्ष कौन था, राजेंद्र प्रसाद था। उसके बाद में आती है तीसरी बैठक, 13 दिसंबर 1946। संविधान सभा की तीसरी बैठक, मुख्य काम हुआ था, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। वर्तमान में हम लोग प्रस्तावना पढ़ते हैं, उद्देशिका पढ़ते हैं। इन प्रस्तावना और उद्देशिका का जो आधार माना जाता है वो किसको माना जाता है, उद्देश्य प्रस्ताव को माना जाता है। उद्देश्य यानी हमारा जो संविधान होगा उसका लक्ष्य क्या होगा, हम जो संविधान लागू कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, इन बातों को स्पष्ट किया गया था। किसमें, उद्देश्य प्रस्ताव। किसने पेश किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया था, 13 दिसंबर 1946। इन उद्देश्य प्रस्तावों को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया, और इनका अनुमोदन किया था राधाकृष्णन। किसने किया था, राधाकृष्णन। किसने किया था, राधाकृष्णन। मित्रों, एक और बैठक के बारे में पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत की सबसे पहली जो बैठक हुई थी वो कब हुई थी। यानी स्वतंत्र भारत की पहली बैठक संविधान सभा की कब हुई थी, 31 अक्टूबर 1947। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई है वो हुई है 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 अंतिम बैठक, 24 जनवरी 1950। स्वतंत्र भारत की पहली बैठक 31 अक्टूबर 1947। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। 24 जनवरी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति मनोनीत कर दिया गया। भारत का पहला राष्ट्रपति किसे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किस दिन, 24 जनवरी 1950 को। उसके बाद में 26 जनवरी 1950, इस दिन हमारा संविधान क्या हो गया था, बनकर तैयार हो गया था। हमारा संविधान लागू कर दिया गया था 26 जनवरी 1950 को। संविधान निर्माण का काम कैसे हुआ, इसके लिए कौन कौन सी समितियां गठित की गई, इसके लिए मैं बता देना चाहता हूं। देखिए मित्रों, हमारे देश का संविधान लगभग 60 देशों के अध्ययन करने के बाद बना है। यानी हमारे संविधान का निर्माण 60 देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद बना है। इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारे संविधान को क्या कहा था, उधार का थैला। क्या कहा था, उधार का थैला, इसलिए कहा था। और लगभग कितनी समितियां बनी थी, 22। इन 22 समितियों को अलग अलग काम सौंपा गया था। इन्हीं 22 समितियों ने हमारे संविधान का निर्माण किया था। लेकिन जो हमारी मुख्यतः समिति मानी जाती है वो है प्रारूप समिति। कौन सी समिति, प्रारूप समिति कहते हैं, मसौदा समिति कहते हैं, ड्राफ्ट कमेटी कहते हैं। गठन था वो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। सदस्य थे वो 7 थे। इसके अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो प्रारूप समिति, अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। देखिए, प्रारूप समिति का मुख्य योगदान है हमारे संविधान निर्माण में, इसी ने प्रारूप दिया था। लेकिन खास बात यह है कि इस प्रारूप समिति का जो प्रारूप देने वाला अध्यक्ष था वो कौन था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। लेकिन हमारे संविधान पर 114 बार बहस भी हुई है। इन बहस का, इस प्रारूप का बहस का जवाब देने वाला व्यक्ति था, वो था बी.एन. राव। क्या था, बी.एन. राव। तो संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार बनाए गए वो बनाए गए थे बी.एन. राव, वेनेगल, नरसिम्हा राव। यदि बी.एन. राव से बात करें तो बी.एन. राव जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में
जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति जिन्होंने न्यायाधीश के रूप में काम किया कौन है? BN राव। बात करें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तो ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? हैग, नीदरलैंड में है। बात करें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों के कार्यकाल की, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना? 9 साल। बात करें न्यायाधीशों की संख्या की, तो अधिकतम कितने न्यायाधीश? कितने? 15 न्यायाधीश। तो प्रथम भारतीय जिसने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में काम किया कौन हो जाएगा? BN राव। देखिए, BN राव के अलावा 3 और भी हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में काम किया। RS पाठक यानी राम स्वरूप पाठक, एक है नागेंद्र सिंह, और एक है दलवीर भंडारी। यानी अब तक 4 ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में काम किया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? हैग है, हैग नीदरलैंड। न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? 9 साल। अधिकतम कितने न्यायाधीश? 15। वर्तमान में भी ऐसे व्यक्ति हैं जो न्यायाधीश के रूप में काम कर रहे हैं, कौन है? दलवीर भंडारी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाने वाले ऐसे व्यक्ति, ऐसे प्रथम भारतीय जिन्होंने मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी काम किया है, नागेंद्र सिंह। एक अन्य न्यायाधीश जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में काम किया, RS पाठक। RS पाठक। तो ये प्रारूप समिति जिसने भारतीय संविधान को प्रारूप देने का काम किया, 29 अगस्त 1947 को गठन, कुल सदस्य 7, अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। तो ठीक है मित्रों, थैंक यू। आज की क्लास यही समाप्त होती है। आप लक्ष्य कोचिंग क्लास के यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इसे सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास का फ़ायदा लीजिए आप। और एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर एग्जाम में 10-12 क्वेश्चंस आते हैं, और स्टेट हो, CTET हो, HSC का कोई एग्जाम हो, ठीक है ना, इसमें हर लेवल पर पर्सन पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान के आते हैं। पहले पर्सन आए भी हैं। बाकी इसमें कोई भी यदि आपको समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप कोई कमेंट करिए, स्पेशल कोचिंग के नंबर पर आप मैसेज करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।